शुक्रिया प्रसाद। आप देख रहे हैं मनी 9, ये है टीवी 9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर। लेकिन जब हम आपसे कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए तो सवाल ये उठता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो यही सोल्यूशन लाने की ये कोशिश है कि हम आपको बता सके कहाँ इन्वेस्ट करें। और आज खास तौर पर मैं फोकस करूंगी कि रिटायरमेंट के लिए कैसे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छी स्कीम हो सकती है। इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन है, इसे समझाने के लिए फिनवाइस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मेरे साथ जुड़ रही है। हाय प्रतिभा, थैंक यू मनी 9 के लिए आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले क्या है एनपीएस, तो जरा समझाइए। नेशनल पेंशन स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। 2004 में जब इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ था। और ये सरकार की तरफ से एक कोशिश था कि डिफाइंड बेनिफिट को हटा के हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम करें। और धीरे धीरे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज और जो बिजनेसमैन है या आम जो ना ही प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, नॉर्मल पीपल भी इसमें निवेश कर सकते हैं। और ये निवेश करना बहुत ही आसान है और बहुत इजीली ये पेंशन स्कीम ओपन किया जा सकता है। और इससे आपको एवरी मंथ रिटायरमेंट के बाद अच्छा पेंशन मिलने का चांस है। तो ये जो आपने कहा कि कोई भी अकाउंट खोलना है, तो कहाँ जाकर के ये अकाउंट खोलना होगा, ये बताइए। मतलब इसके लिए मुझे कौन कौन से पेपर्स की जरूरत होगी? क्या मैं ऑनलाइन खोल सकती हूँ या फिर मुझे कहीं जाना होगा? ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन खुल जाता है और डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं चाहिए। नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मतलब एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, चेक, ये रहेगा तो इससे आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये nps.nsdl.com में अगर आप जाएंगे तो अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, ओटीपी आपको आ जाएगा और आप 15 मिनट के अंदर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको PRAN मिल जाएगा जो आपका रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, हालांकि ये सिचुएशन में तो आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए, बट अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो पेपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके भी हो जाएगा। ये 17 जो बैंक्स है, POP बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, उधर जाके ये फॉर्म भरना है और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये कोई भी खोल सकता है, सरकारी क्षेत्र में कोई काम करता हो, प्राइवेट स्पेस में काम करता हो, और खोलना भी आसान है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन। अब ये समझाइए कि एनपीएस जो है ये मुझे कैसे फायदा देता है? इसमें जो मैं पैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करूंगी, मुझे ये पैसे कैसे वापस मिलते हैं, क्या सिस्टम होता है एनपीएस का? एनपीएस में जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो महीने का ऑटोमेटिकली कट होके ये एनपीएस में निवेश होता जाएगा। अगर आप वॉलंटरीली अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हो वॉलंटरीली अमाउंट। ये पैसा जो है 60 इयर्स के बाद आप थोड़ा 60 इयर्स के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो 60% आप लमसम में ले सकते हो और बाकी का जो 40% बचता है उससे एन्युटी खरीदना पड़ता है। एन्युटी माने पेंशन, और आप पेंशन का फंड मैनेजर चूज कर सकते हो, आपको महीने का पेंशन मिलेगा ये फंड से, जो आपका रकम इकट्ठा हुआ है वहां से आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो एक साथ आप पूरे पैसे नहीं निकालेंगे। जब आप 60 इयर्स के होंगे 60% निकालेंगे, बाकी से आप एक पेंशन प्लान खरीदेंगे। लेकिन जब मैं ये निवेश करती हूँ तो ये पैसा कहाँ जाता है, ये कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, मुझे इस पे रिटर्न कैसे मिलता है? सरकार इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है क्या? सरकार इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं तो अप टू 10% जो आपका बेसिक और डीए का 10% है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें चॉइस होता है, या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट किया जाता है नॉर्मली, इक्विटी में और डेट में। डेट में भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि PSU के बॉन्ड्स, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड्स, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट रखा जाता है कि आप कितना इक्विटी में कर सकते हो और कितना आप बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक्सेट्रा। तो इसका पूरा एक अच्छा आप बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता कि इक्विटी क्या है, डेट क्या है, मैं कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन रखूं, तो मैं क्या बाय डिफॉल्ट भी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हूँ? कोई एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म भी है क्या इसमें?
ये बहुत अच्छी सवाल है। यस, अगर आप नहीं जानते हो या आपके पास टाइम नहीं है वो मॉनिटर करने का, तो दो चॉइस है आपका, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में बाय डिफॉल्ट डिसाइड किया जाता है कि आपका कितना इक्विटी में जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आपका प्रोफाइल भी आप चूज कर सकते हो कि आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है। एग्रेसिवली मतलब 75% तक इक्विटी में जाएगा, कंजर्वेटिवली मतलब 25% तक इक्विटी में जाएगा, मॉडरेटली में 50%, और ये डिफॉल्ट चॉइस होता है। अगर आपने कुछ चूज नहीं किया तो आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट माना जाएगा, और अप टू 50% इक्विटी में जाएगा 35 साल की उम्र तक। उसके बाद धीरे धीरे इक्विटी का पोर्शन कम होते जाएगा। तो यानी कि अगर मैं एक ये ऑटो चॉइस लेती हूँ तो जो पेंशन फंड मैनेजर है वही एक ऐसा फंड बनाकर मुझे दे देगा जिसमें ऑटोमेटिकली ये डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ कितना एलोकेशन होगा, फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा, बिल्कुल सही बात। अगर आपको नहीं चूज करना है तो ये बहुत अच्छा है कि ऑटो में चले जाएं, लेकिन आप अपना रिस्क प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क लेना है, एग्रेसिव लेना है कि कंजर्वेटिव लेना है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे उम्र बढ़ेगा तो इक्विटी कंपोनेंट हर एक में बहुत कम होते जाता है। इसको ध्यान रखते हुए एक बार आप चूज कर सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो साल में एक बार वो चॉइस भी अलाउड है कि आप मॉडरेट से कंजर्वेटिव में जा सकते हो और चेंज कर सकते हैं अपना प्रोफाइल। ठीक है, तो आप क्या सिलेक्ट करने के लिए लोगों को सलाह देती हैं? और इसमें जो रिटर्न है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये इक्विटी से जुड़ा रहेगा, डेट से जुड़ा रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़ा रहेगा, तो रिटर्न थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, पर मेरा जो कैपिटल जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मुझे सुरक्षित मिलेगा। अगर आप मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगा, तो ये कोई गारंटी नहीं है। बट इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि इक्विटी में आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होती है, लेकिन इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल लॉस का बहुत कम चांसेस है। ये तो 1-2 साल के लिए आप नहीं कर रहे हो, 10-15 साल के लिए कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप कैपिटल लॉस नहीं करेंगे। और जहां तक आपका इक्विटी में कितना, डेट में कितना जाना चाहिए, वो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अच्छा प्रतिभा, ये एक्टिव और ऑटो चॉइस की बात हो गई। अब एनपीएस के दो अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। इन दोनों में क्या फर्क होता है और इन दोनों का क्या फायदा है? टियर 1 टियर 2 दो अकाउंट है, और डिफॉल्ट जो मतलब आप अगर इन अकाउंट खोलते हो तो टियर 1 अकाउंट खोलना जरूरी है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको 80C का बेनिफिट्स मिलता है 1.5 लाख तक, और एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है टियर 1 में करने से। और आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो तो टैक्स एग्जेम्प्ट ही है। और सबसे बड़ी बात जो एनपीएस की है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, माने जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, एक्रूवल हो रहा है, तभी भी आपका टैक्स बेनिफिट है, आप लमसम निकाल रहे हो तब भी टैक्स बेनिफिट है। लेकिन ये जो 80C बेनिफिट और 50,000 वो सब सिर्फ टियर 1 में मिलता है। टियर 2 जो है, जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, वैसे ही आप इसमें भी टियर 2 में वॉलंटरीली एक अकाउंट खोल के अगर टियर 1 है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, पर इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये बेनिफिट्स नहीं मिलता, इसमें आपका कोई कंडीशंस नहीं है कि आप 60 साल के हो जाओगे तभी आप निकाल सकते हो। आप कभी भी डाल सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो इसमें से। प्रतिभा, ये बताइए, जिसका एनपीएस अकाउंट है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बाद उस अकाउंट में क्या होता है? और अगर कोई इसे 60 साल तक कंटिन्यू नहीं करना चाहे तो क्या पहले भी पैसे निकाल सकता है? तो दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक साथ एक एक करके बता दीजिए। अगर किसका एनपीएस का अकाउंट है और उनका मान लो डेथ हो जाता है बिफोर उनका पेंशन के पहले, तो उनका सारा अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। 60 इयर्स के पहले क्या आप निकाल सकते हो? कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि चाइल्ड का एजुकेशन एक्सेट्रा, 3 साल अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो उसके बाद 25% ऑफ द अमाउंट आप वापस निकाल सकते हो। अगर आप रिटायर कर जाते हो 60 के पहले, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट या आपने खुद से रिटायर कर जाते हो, तो आप 60% नहीं निकाल सकते, सिर्फ 20% ऑफ लमसम निकाल सकते हो, और बाकी का 80% कंपल्सरली एन्युटी में जाएगा और आपको उससे पेंशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इस एनपीएस को रिटायरमेंट के लिए कितना सही मानती हैं? अगर आप चॉइस अच्छा करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी बहुत अच्छी चॉइस होती है।
तो अगर आप चॉइस अच्छा करते हो तो जैसे इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो अच्छा रकम इकट्ठा हो सकता है। और एनपीएस इज़ अ गुड चॉइस इसलिए भी कि जिसका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और हर बात पे वो रिटायरमेंट फंड से निकालते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 60 इयर्स तक निकाल ही नहीं सकते और कंपल्सरीली कुछ पेंशन आने का एक मौका है जो एन्युटी के थ्रू आएगा। थैंक यू सो मच प्रतिभा एनपीएस समझाने के लिए। तो नेशनल पेंशन स्कीम आपके रिटायरमेंट के लिए ये एक अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप रिटायरमेंट में कहाँ निवेश करें इस सवाल से जूझ रहे हैं तो एनपीएस आपके लिए एक अच्छा जवाब हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।